हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हम लोगों ने 10th में भी पढ़ा था। एटॉमिक रेडियस है, मेटालिक कैरेक्टर है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये सारा हम दोबारा से पढ़ेंगे यहाँ इस चैप्टर के अंदर, सो दैट हमें और ज्यादा एडवांस में इन सब चीजों के बारे में पता चल पाए। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम इसमें टॉपिक करने जा रहे हैं वो है क्या? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि हमारा ये सपोज न्यूक्लियस है ना, इसके अराउंड बहुत सारी क्या है, शेल्स हैं। तो ये आउटर मोस्ट शेल में जो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस से जो ये डिस्टेंस है, ये क्या है? हमारा एटॉमिक रेडियस है। ये हमने पढ़ा था 10th क्लास में, लेकिन 11th में इस डेफिनेशन में वेरिएशन आया। वेरिएशन क्यों आया? क्योंकि ये बोला गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर को पोजेस करता है, और अगर इलेक्ट्रॉन वेव नेचर को पोजेस करता है तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमेगा। वो किस तरीके से घूमेगा? इस तरीके से, लाइक दिस। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज किया गया। इस डेफिनेशन को कैसे लिखा गया? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस अप टू विच द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज मैक्सिमम। कहने का मतलब है न्यूक्लियस से प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉन तक का मैक्सिमम डिस्टेंस को इसने क्या बोला? एटॉमिक रेडियस बोला। मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन अभी जैसे यहाँ इसने ऐसे किया, तो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मैक्सिमम है, तो इस डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस बोल दिया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा मैक्सिमम है, तो ये डिस्टेंस हमारा एटॉमिक रेडियस की तरह डिफाइन हो गया। तो न्यूक्लियस से जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, वहां तक का जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है? आपका एटॉमिक रेडियस। तो खाली हम एक आइसोलेटेड एटम्स के बिहाफ पे एटॉमिक रेडियस को सिर्फ एक इस डेफिनेशन पे रिलाय होकर नहीं चल सकते। तो इन्होंने ऑन द बिहाफ ऑफ बॉन्डेड स्टेट ऑफ द एटम पे एटॉमिक रेडियस को अलग अलग तरीके से क्या किया? डिफाइन किया। तो हम इसके अंदर 4 तरीके के रेडियस पढ़ेंगे। एक तो कोवेलेंट रेडियस, दूसरा वैन डर वाल्स रेडियस, तीसरा मेटालिक रेडियस, एंड फोर्थ वन इज योर आयनिक रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस बेसिकली हमारा होता क्या है? कोवेलेंट रेडियस हमारा क्या है? इट इज डिफाइंड एज 1/2 द डिस्टेंस बिटवीन 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आप किसी भी चीज का सेम एलिमेंट का मॉलिक्यूल बना दीजिए, जैसे कि आपने H2 का मॉलिक्यूल बना दिया, O2 का मॉलिक्यूल बना दिया, F2 का मॉलिक्यूल बना दिया। आप किसी भी सेम एलिमेंट का मॉलिक्यूल बना लीजिए और उसमें कोवेलेंट बॉन्ड बना दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद उनकी न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है, दोनों एटम्स के जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? कोवेलेंट रेडियस मिल जाएगा। देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे। जैसे मैं बना रही हूँ, सपोज मैं हाइड्रोजन का बना रही हूँ। ठीक है, H2 मॉलिक्यूल मुझे बनाना है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 है ना। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक 1 इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर यहाँ बनाया, फिर हमने यहाँ पे बनाया। ये अपना हमेशा डिप्लेट कंप्लीट करता है, इसने इस तरीके से डिप्लेट कंप्लीट किया, यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, ये थोड़ा प्रॉपर नहीं बना है, तो एक तरीके से आपको ये इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, शेयरिंग करके। तो इसका न्यूक्लियस, इसका ये न्यूक्लियस, ये जो डिस्टेंस आया है ना, इस डिस्टेंस को क्या करो? 2 से डिवाइड कर दो। तो ये R कोवेलेंट हमारा, सपोज मैं इस डिस्टेंस को बोल रही हूँ DHH डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल हो गया। तो दिस इज हाउ वी विल डिफाइन कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट बॉन्ड जैसे हम बनाते थे ना, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके जो हमारा मॉलिक्यूल बनता था, सिमिलरली उसी की तरह आप यहाँ पे इस तरीके से मॉलिक्यूल बना दो और न्यूक्लियस से, दोनों न्यूक्लियस का डिस्टेंस मेजर कर लो, उस डिस्टेंस को 2 से डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? कोवेलेंट रेडियस मिल जाएगा। ठीक है,
अब हम आते हैं वान डेर वाल्स रेडियस में। वान डेर वाल्स रेडियस किस तरीके से डिफाइन किया गया है? इट इज डिफाइंड एज 1/2 द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, आपको दो मॉलिक्यूल्स लेने हैं अलग अलग। सपोज मैंने HCl के मॉलिक्यूल्स ले लिए, दो अलग अलग आपने मॉलिक्यूल्स ले लिए HCl के, मतलब मॉलिक्यूल्स सेम रहेंगे लेकिन 2 ले लिए सपोज। ठीक है, आइडेंटिकल इसलिए यहाँ पे यूज किया गया है। फिर उसमें जैसे एटम्स हैं अलग अलग, एक हाइड्रोजन एटम है, क्लोरीन एटम है, तो एडजेसेंट जो ये डिस्टेंस आएगा ना इन एटम्स का, उसको हमने कैसे डिफाइन किया गया है, वान डेर वाल्स रेडियस की तरह। देखो कैसे होता है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिया HCl। ठीक है, तो HCl हाइड्रोजन का छोटा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, क्लोरीन का क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल हो गया HCl का। एक और मॉलिक्यूल बना हुआ HCl का, यहाँ पे मैंने क्लोरीन दिखा दिया और यहाँ पे मैंने इस तरीके से क्या दिखा दिया, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, तो इसका भी एक न्यूक्लियस होगा और इसका भी एक न्यूक्लियस होगा। इस डिस्टेंस को क्या कर दो आप, 2 से डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, वान डेर वाल्स रेडियस मिल जाएगा। तो अगर मुझे R वान डेर वाल्स निकालना है, तो ये क्लोरीन का मैंने निकाला है ना, इसमें बोले 2 आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम, तो वो एटम हमारा यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, तो ये क्या हो जाएगा, BCl डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली अगर आप चाह रहे हो वान डेर वाल्स रेडियस हाइड्रोजन में निकालना, तो आप इसको किस तरीके से दिखा दो। अगर मुझे हाइड्रोजन का निकालना है तो सपोज मैंने ये मॉलिक्यूल इधर ऐसे बना दिया, यहाँ पे इस तरीके से बना दिया, ये जो डिस्टेंस हमारा आ रहा है, ये मेरा क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, ये मेरा हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है। ठीक है, इस डिस्टेंस को क्या करो, ये डिस्टेंस ले लिया हमने, इस डिस्टेंस को 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि R वान डेर वाल हमारा इक्वल होगा DHH डिवाइडेड बाय 2 के। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम वान डेर वाल्स रेडियस को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हमारा रेडियस आता है मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज 1/2 the internuclear distance between the 2 adjacent metal ions in the metallic lattice। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, एक 1/2 इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लेना है मेटालिक लैटिस के अंदर 2 एडजेसेंट मेटल आयंस में। ठीक है, तो समझते हैं इसने क्या बोला है यहाँ पे। सपोज मैंने एक मेटल ले लिया, एल्यूमिनियम का ले लिया, एल्यूमिनियम सोडियम का मेटल ले लिया सपोज। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फिगरेशन 281। ठीक है, ये मेरा सोडियम का पूरा मेटल है, इसको हम बोल देते हैं मेटालिक लैटिस। लैटिस हमारा बेसिकली क्या होता है, एक काइंड ऑफ ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है। जैसे कि सपोज मैंने एक वॉल बनाई है, वॉल है, ठीक है, ये वॉल किससे बनी, एक मैंने ब्रिक को जब मैंने क्या किया, बहुत सारी ब्रिक को कंटिन्यूअस ऑर्डर्ड पैटर्न में लगाया, तो मुझे क्या मिला, एक पूरा कंप्लीट वॉल मिल गई। ये कंप्लीट वॉल लैटिस की तरह काम करेगी इसके अंदर, और इसमें जो मैंने ये एक ब्रिक यूज करी और उसको बार बार रिपीट किया, वो एक यूनिट सेल की तरह काम करेगा। तो ऐसे ही मेटालिक लैटिस में जैसे ये वॉल ब्रिक को कंटिन्यूअस अरेंजमेंट में ज्वाइन करके बनी है, ऐसे ही मेटालिक लैटिस के अंदर डिफरेंट सोडियम एटम्स क्या होंगे, ज्वाइन हो जाएंगे एक परफेक्ट ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में, और उससे हमें क्या मिल जाएगा, मेटालिक लैटिस मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे बहुत सारे मैंने क्या किए हैं, बहुत सारे इस तरीके से इसमें लैटिस में एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में मैंने सोडियम के एटम्स को पुट फॉरवर्ड कर दिया है। ठीक है, तो हमें पता है भाई सोडियम है, तो सोडियम ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, और मैं इसकी ये जो आउटर मोस्ट शेल मान के चलिए, इसको मैंने ये आउटर मोस्ट शेल दिखा दी है, तो इसके अंदर हमारा सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन ये रहा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन हमारा ये रहा।
अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे जितने भी ये सारे मैंने एटम्स बनाए हैं, ये भी जितने भी एटम्स आपको दिख रहे हैं, इन सबके आउटर मोस्ट शेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि क्या करेंगे, इस पूरे लैटिस के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस पूरे लैटिस के अंदर इस तरीके से क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। ठीक है, लाइक दिस, इस पूरे लैटिस में रैंडमली वो क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। क्यों माइग्रेट करेंगे रैंडमली, क्योंकि हमने इसको कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस तो अप्लाई करा ही नहीं है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाई करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाई करती है, जिसकी वजह से वो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस लैटिस में परफेक्ट ऑर्डर्ड अरेंजमेंट की तरह क्या करता है, घूमता रहता है। तो अगर सपोज, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, अगर सपोज ये एटम है, ठीक है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एटम है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, सपोज ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ पे भी एटम है, यहाँ भी एटम है, यहाँ भी एटम है, तो क्या करेगा, ये इसके साथ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाएगा, इसके साथ भी बनाएगा, इसके साथ भी बनाएगा, इसके साथ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाएगा। तो इन सारे मेटल आयंस को ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने साथ क्या करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, तो और ये पूरे क्रिस्टल लैटिस में इस तरीके से क्या करते रहते हैं, माइग्रेट कर देते हैं। तो इसने बोला कि जो हमारे टू एडजेसेंट मेटल आए, इसके एडजेसेंट ये हो सकता है या फिर इसके एडजेसेंट हमारा ये हो सकता है। ये थोड़ी कि हम इसके एडजेसेंट ये ले लें, नहीं, इसके एडजेसेंट ये ले लो, इसके एडजेसेंट आपने सपोज ये ले लिया। तो सपोज मैं इन दो एटम्स के बीच का जो ये डिस्टेंस दिख रहा है आपको, इसको क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो जो आपको रेडियस मिलेगा वो मिलेगा मेटालिक रेडियस। ठीक है, तो मेटालिक रेडियस क्या होता है, दो एडजेसेंट मेटल आयंस का डिस्टेंस होता है, 1/2 इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटालिक रेडियस। तो आपको एक चीज पता चली होगी, कोवेलेंट रेडियस कुछ इस तरीके से बना, हमारा जो वान डेर वाल्स रेडियस है वो कुछ इस तरीके से बना है, कुछ अलग अलग दूर दूर है ना, और हमारा जो मेटालिक रेडियस है वो हमारा किस तरीके से, मैं थोड़ा सा ये दिखा रही हूँ, इस तरीके से बना। तो इन तीनों रेडियस में से अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन तीनों रेडियस में से सबसे बड़ा रेडियस कौन सा है, तो आप क्लियरली देख सकते हो सबसे बड़ा रेडियस हमारा वान डेर वाल्स है। ठीक है, और उसके बाद हमारा मेटालिक है क्योंकि वो इस तरीके से बन रहा है, और उसके बाद हमारा क्या है, कोवेलेंट है। तो सबसे पहले हमारा कौन सा है, वान डेर वाल्स रेडियस, फिर हमारा कौन सा है, मेटालिक रेडियस, ठीक है, और उसके बाद हमारा कौन सा है, कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, क्योंकि वान डेर वाल्स रेडियस हमारा 2 एडजेसेंट एटम्स के बीच में इस तरीके का डिस्टेंस है, मेटालिक रेडियस हमारा ऐसा डिस्टेंस है, और कोवेलेंट रेडियस हमारा इस तरीके का डिस्टेंस है। ठीक है, अब इसमें एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, कोवेलेंट रेडियस जो हम मेनली लेंगे वो आपके जो नॉन मेटल्स हैं उनके लिए हम कोवेलेंट रेडियस को डिफाइन करेंगे। वान डेर वाल्स जो रेडियस है वो हमारा डिफाइन होगा मेनली नोबल गैसेस के लिए। ठीक है, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, ठीक है, ये हमारी सारी नोबल गैसेस होती है। तो वान डेर वाल्स रेडियस हमारा नोबल गैसेस के लिए हम लेंगे, और मेटालिक रेडियस हम जितने भी हमारे मेटल्स हैं उनके लिए लेंगे। ठीक है, तो ये अभी हमारे 3 रेडियस थे। फर्दर हम अभी एक रेडियस और पढ़ेंगे, वो रेडियस हमारा क्या है, आयनिक रेडियस। Ionic radius. Ionic radius is defined as the internuclear distance between the cation and the anion. We very well know cation हमारा क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन को cation बोलते हैं, और नेगेटिवली चार्ज आयन को क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। ठीक है, तो मेटल्स जो होते हैं वो कैटायन फॉर्म करते हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, हमारे एनायन फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हमने एक कैटायन लिया, एक हमने एनायन लिया, और इन दोनों के बीच का जो ये आपको इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दिख रहा है, इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, आयनिक रेडियस। ठीक है, इंटर और इंट्रा
इंट्रा में छोटा सा डिफरेंस है। इंटर का मतलब होता है आपने यहाँ पे ना अलग अलग एटम्स के बीच में आपने ये डिस्टेंस लिया है, ठीक है। और अगर आप सेम एटम मतलब सेम एक ही पर्टिकुलर एटम में अगर आप डिस्टेंस को ले रहे होते तो हम उसको बोल देते इंट्रा। लेकिन आपने अलग अलग एटम्स के बीच में डिस्टेंस लिया है। अलग अलग का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे एक अलग एलिमेंट अलग है और यहाँ पे दूसरा एलिमेंट अलग है। अलग अलग एलिमेंट्स का मतलब जैसे मैं हाइड्रोजन का भी अगर दिखाऊं, मैं ऐसे बना रही हूँ तो ये भी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ही है, क्योंकि इसमें हमने हाइड्रोजन का एक एटम दूसरा लिया और हाइड्रोजन का एक एटम हमने दूसरा लिया है। और अगर हम विद इन द एलिमेंट अगर हम कोई डिस्टेंस ले रहे हैं, जैसे कि मैंने ये दिखाया, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इंट्रा बोल देंगे। तो आपका आयनिक रेडियस क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द केटायन एंड द एनायन, ठीक है। तो एक चीज आपको दिख रही होगी इस डायग्राम में कि मैम ने केटायन का साइज छोटा क्यों बनाया है और एनायन का साइज बड़ा क्यों बनाया है। तो आइए देखते हैं ऐसा क्यों है। सपोज मैं एक मॉलिक्यूल फॉर्म करा रही हूँ किसका, NaCl का। आपको आयनिक बॉन्ड बहुत अच्छे से याद होगी। आयनिक बॉन्ड हमारी कैसे फॉर्म होती थी, बाय द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू द नॉन मेटल, है ना। तो सोडियम हमारे यहाँ पे क्या है, मेटल है। क्लोरीन मेरा यहाँ पे क्या है, नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो हमारी बॉन्ड यहाँ पे बनेगी वो कैसी बॉन्ड होगी, आयनिक बॉन्ड होगी, ठीक है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 281। अपने आप को स्टेबल करने के लिए व्हाट इट विल डू, इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो Na के आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे मैंने 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, अभी यहाँ कॉन्फ़िगरेशन 281 है। तो जब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, +1, यानी कि अभी यहाँ 28 रह गया और हमें 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसने क्या कर दिया, लूज कर दिया। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पे कितनी शेल्स हैं। अगर मैं शेल्स की बात करूं तो यहाँ कितनी शेल है, 3। यहाँ शेल्स कितनी है, 2। तो यहाँ शेल्स है 3, यहाँ शेल्स है 2। इसका मतलब हमारी नंबर ऑफ शेल्स, केटायन के केस में हमारा क्या हो रहा है, हमारी नंबर ऑफ शेल्स डिक्रीज कर रही है, ठीक है। और अगर हमारी नंबर ऑफ शेल्स डिक्रीज कर रही है तो इसका मतलब जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। हमारा न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज हमारा क्या होता है कि न्यूक्लियस का कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से। अगर हमारी एक शेल कम हो गई तो जो इस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से और स्ट्रांगली बाउंड हो जाएंगे, और स्ट्रांगली बाउंड हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 2 रीजंस बताया चले हमें कैटायन के साइज को छोटा होने के। कैटायन का साइज छोटा क्यों होता है, तो पहला रीजन ये है कि नंबर ऑफ शेल्स घट जाती है, और दूसरा रीजन क्या है कि आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इसी वजह से आपके कैटायन का जो साइज होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। अब आ जाओ एनायन पे। तो हमने लिया क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 287, है ना। तो अगर आप इसके लिए बनाओगे, इसका एनायन बनाओगे तो क्लोरीन है 287। अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इस पे चार्ज कैसा आया, माइनस। कैसा चार्ज आया इसके ऊपर, माइनस। अब ये कितना हो गया, 288। तो आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ शेल्स यहाँ पे 3 थी और यहाँ पे भी नंबर ऑफ शेल्स 3 है। मतलब इस केस के अंदर, एनायन के केस के अंदर नंबर ऑफ शेल्स हमारी क्या है, सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। बट एक चेंज आपको जरूर दिख रहा होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेम शेल हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। तो कुछ बच्चे सोचेंगे कि मैम अगर एक शेल में हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया सेम शेल में तो उसके अकॉर्डिंग तो इसका साइज छोटा हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता,
प्रेजेंट है ना इस इनर शेल में, जो हमारे ये जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो हमारा क्या करते हैं, इनमें वो इस न्यूक्लियस को ना प्रॉपरली शील्ड कर लेते हैं। जब ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस को शील्ड कर लेंगे मतलब प्रॉपरली कवर कर लेंगे, तो हमारे जो आउटर मोस्ट शेल में जो ये इलेक्ट्रॉन हमारे प्रेजेंट है ना, ये इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसी वजह से आपका होगा क्या, इसी वजह से आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो नहीं बढ़ेगा, और न्यूक्लियर चार्ज अगर नहीं बढ़ेगा तो हमारा जो साइज है वो भी नहीं घटेगा। अच्छा, इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि जो ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस को कंप्लीटली शील्ड कर देते हैं, और इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस से डिस्टेंस को, इस अट्रैक्शन को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट, और कई बुक्स में इस इफेक्ट को स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या पता चला कि जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज जो है वो उतना ज्यादा नहीं है स्क्रीनिंग इफेक्ट के कंपैरिजन में। तो इस केस में आपका क्या हो रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट आउटवे कर रहा है किसको, न्यूक्लियर चार्ज को, जिसकी वजह से इसका जो साइज है वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपके एनायन का साइज क्यों बड़ा होता है कैटायन के कंपैरिजन में, एक रीजन तो ये कि शेल सेम रहती है, और दूसरा रीजन ये कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है न्यूक्लियर चार्ज को क्या करता है, आउटवे करता है। ठीक है, तो ये हमारे टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस था। तो अब हम कल पढ़ेंगे इसके अंदर वेरिएशन ऑफ द एटॉमिक रेडियस इन अ पीरियोडिक टेबल। थैंक यू क्लास।